₹12,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का वह समय जब आदि मानव न ही औजारों का इस्तेमाल करते थे और न ही कृषि करना जानते थे। इस समय आदि मानव प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान व बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में छिप जाते थे। गुफाओं में अधिकतम समय बिताने के कारण उन सभी जानवरों व घटनाओं की आकृति गुफा के दीवारों पर चित्रित करते जो उन्होंने देखी हो। ऐसे ही अनेकों पुरापाषाण कालीन साक्ष्यों से भरी है रायगढ़ की सिंघनपुर गुफा। इस गुफा की खोज 1910 में एंडरसन ने किया था। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। आदिमानव धीरे धीरे पत्थरों से औजार बनाना सीखे, जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी हुई। इसे मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस समय छत्तीसगढ़ के पत्थरों के हथियार आज भी रायगढ़ के कब्र पहाड़ में बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिनमें अर्धचंद्राकार फलक वाले औजार व कुल्हाड़ी प्रमुख है। इस समय तक मनुष्य को मरने के बाद दफनाने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी, परंतु कब्र बिच्छू इन शवों को जमीन से खोदकर खा जाते थे। इन कब्र बिच्छू से बचाने के लिए शवों को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था, जिन्हें पाषाण घेरे कहा जाता है। आज भी यहाँ पाषाण घेरे छत्तीसगढ़ के अनेकों जगह देखे जा सकते हैं। बालोद के करही सोरर, कोंडागांव के गढ़ धनोरा व रायगढ़ के छोटे पंडरमुड़ा में यहाँ पाषाण घेरे मौजूद है। इसके अलावा महापाषाण घेरा बालोद के धनोरा में प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज रविंद्रनाथ मिश्र व कामले प्रसाद ने किया था। इस समय के अनेकों रहस्यमय शैल चित्र आज भी मौजूद है, जिसमें कांकेर के चरामा में मौजूद एलियन की आकृति, चितवडोंगरी में मौजूद ड्रैगन की आकृति व रायगढ़ के खैरपुर में मौजूद चमकने वाले शैल चित्र आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। मनुष्य अब धीरे धीरे कृषि करना सीख चुके थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 7,000 ईसा पूर्व की। इस समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण कालीन साक्ष्य रायगढ़ के टेर्रम व राजनांदगांव के बोनटीला की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। समय आगे बढ़ता गया। 2400 ईसा पूर्व यह वह समय था जब सिंधु नदी के तट पर एक महान सभ्यता प्रारंभ होने वाली थी, जो लगभग 1750 ईसा पूर्व तक रही। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में था। इस सभ्यता की कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। 1500 ईसा पूर्व भारत में वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई, जो लगभग 600 ईसा पूर्व तक रही। 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा। इस समय नर्मदा को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास। 600 ईसा पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से मिलती है। इस समय छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है। अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां अब कई महापुरुष व बड़े बड़े योद्धाओं का जन्म होने वाला था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ के सिरपुर में करीब 3 माह तक रहे। सिरपुर में उनके शिष्य आनंद ने स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार व बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। कोंडागांव के भोंगापाल में बौद्ध चैत्य विहार आज भी मौजूद है। यहाँ गौतम बुद्ध के वृद्धावस्था की मूर्ति है। स्थानीय लोग इसे डोकरा बाबा का मंदिर भी कहते हैं। गौतम बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं मल्हार से प्राप्त हुई है। इसके अलावा डोंगरगढ़ की प्रज्ञगिरी की पहाड़ी में एक बौद्ध विहार है, जहां प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है। शक्ति जिले के गुंजी व सरगुजा के महसपुर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मिली है। नगपुरा में पार्श्वनाथ व आरंग में भांडलदेव का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमा
बस्तर के भाटावाड़ा से प्राप्त हुई है। इससे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 326 ईसा पूर्व में एक महान योद्धा सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। इस समय मगध में नंदवंश का शासक था। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त ने मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस समय छत्तीसगढ़ इसी मौर्य साम्राज्य के अधीन था। जांजगीर चांपा के अकलतरा, ठठारी व सारंगढ़ के बारदेव गांव में मौर्यकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा आहत मुद्राएं रायपुर के आरंग व तारापुर से प्राप्त हुई है। मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक की मूर्तियां छत्तीसगढ़ के कोटाडोल से प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण साक्ष्य रामगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त हुई। इस पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा व जोगीमारा। सीता बेंगरा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है जो मौर्य काल की है। यहाँ सुतनका व देवदत्त प्रमुख कलाकार थे। दोनों की प्रणय गाथा चित्र के माध्यम से जोगीमारा की गुफा में किया गया है जो आज तक मौजूद है। यहाँ प्रणय गाथा ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा में है। A.K. अग्रवाल ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में जोगीमारा को वरुण मंदिर कहा है। जोगीमारा की गुफा को छत्तीसगढ़ का अजंता भी कहा जाता है। 60 ईसा पूर्व सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान थी। शक्ति जिले के गुंजी में सातवाहन काल के राजा वरदत्तश्री का शिलालेख मिला है जिसमें आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायों के दान की जानकारी मिलती है। शक्ति जिले के किरारी गांव के तालाब में एक काष्ठ स्तंभ मिला है जिसमें सातवाहन काल के 18 कर्मचारियों के पदनाम का वर्णन है। यह काष्ठ स्तंभ आज भी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास। आज से 1700 साल पहले मगध में एक महान साम्राज्य प्रारंभ हुई जिसका नाम था गुप्त वंश। दरअसल मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद संपूर्ण भारत अनेक छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ गया जिसे फिर से जोड़ने का काम गुप्त वंश ने किया। 336 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का राजा बना। समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक थे। संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए इन्होंने विजय अभियान चलाया और दक्षिण दिशा की ओर लाखों सेना को लेकर निकल पड़े। रात के समय इसकी विशाल सेना महानदी के तट पर विश्राम करने लगी जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने समुद्रगुप्त को महासमुद्र कहा। इसी का अपभ्रंश से ही बाद में महासमुंद कहलाया। इस समय नंदीवर्धन अर्थात नागपुर में वकाटक वंश व पुष्करी अर्थात भोपालपट्टनम में नलवंश का शासन था। वकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की परंतु नलवंश के राजा व्याघ्रराज ने युद्ध का प्रस्ताव रखा। समुद्रगुप्त और व्याघ्रराज के मध्य दंडकारण्य में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को मार दिया। तभी से समुद्रगुप्त को व्याघ्रहंता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के अभिलेख कोपरा महासमुंद से प्राप्त हुए हैं। 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने। यह वही चंद्रगुप्त है जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके विक्रम और बेताल की कहानी आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्के रायगढ़ की खरसिया से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक थे महाकवि कालिदास। कहते हैं महाकवि कालिदास वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में गए थे। रास्ते में कालिदास ने छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। मेघदूतम में इस क्षेत्र को स्वर्गजा अर्थात स्वर्ग जाने का मार्ग कहा। इसी का अपभ्रंश ही वर्तमान में सरगुजा कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त राजा बने। इसके रत्न जड़ित मयूर सिक्के आरंग से प्राप्त हुए हैं। इसी समय छत्तीसगढ़ में अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज तक मौजूद है। बोतलदा की गुफा के अंदर सूर्य मंदिर, सारंगढ़ के पुजारी पाली में क्योटीन माता मंदिर व तालागांव का प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर है। वही पुष्करी में नलवंश के संस्थापक
सिसुक थे। सिसुक के बाद व्याघ्रराज राजा बने, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। नलवंश के अगले शासक वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्रा कोंडागांव के अड़ेंगा से प्राप्त हुए हैं। 700 ईस्वी नलवंश के 12वें शासक बिलास्तुंग बने। इसकी जानकारी हमें राजिम शिलालेख से मिलती है। बिलास्तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सैकड़ों साल बाद पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। छत्तीसगढ़ में अनेकों छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश थे। राजर्षि तुल्यवंश छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। इसकी राजधानी आरंग थी। गरियाबंद के देवभोग में पर्वतद्वारक वंश का शासन था। इसी समय छत्तीसगढ़ में सरकपुरी वंश का आगमन हुआ। इस वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने लीलागर नदी के तट पर प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। अगले शासक जयराज ने शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग शहर की स्थापना की। सरकपुरी वंश के अंतिम शासक सुदेवराज ने इंद्रबल को संपूर्ण प्रशासन व कार्यभार सौंप दिया। संपूर्ण प्रशासन इंद्रबल के हाथों में आने के बाद इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र की हत्या कर सिरपुर में पांडुवंश की नींव रखी। पांडुवंश, जिसे सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में खरोंद भी कहा जाता है। जांजगीर चांपा में मौजूद खरोंद में इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे लाखाचौट मंदिर भी कहा जाता है। बाद में पांडुवंश के राजा हर्षगुप्त बने, जिसके पत्नी वसाता देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 ईस्वी में राजा बने। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग 639 ईस्वी में सिरपुर आए थे। बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। बाद में पांडुवंश के शासकों ने अलग अलग दिशाओं में सोमवंशियों के नाम से नए राजवंश की स्थापना की, जिनमें मैकल के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश व कलिंग के सोमवंश प्रमुख है। कलिंग के सोमवंश के संस्थापक शिवगुप्त थे व अंतिम शासक रणकेसरी था। ये लोग त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इसी समय कोरबा की पाली में बाणवंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा विक्रमादित्य थे। इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज पाली के शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समय मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से एक महान शासक छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने लगे, जिसका नाम था शंकरगण द्वितीय। इन्होंने बाणवंश के राजा विक्रमादित्य को मार दिया व इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और अन्न से भरपूर इस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजवंश, कलचुरी राजवंश। एक 1000 ईस्वी कलचुरी वंश के प्रतापी शासक कोकलदेव द्वितीय के पुत्र कलिंगराज ने कोरबा के तुमान को अपनी राजधानी बनाया। दरअसल शंकरगण द्वितीय ने बाणवंश के राजा विक्रमादित्य को पराजित कर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, परंतु अभी भी कलचुरी शासक मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से शासन चलाते थे। कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ के अंदर कलचुरियों की पहली राजधानी तुमान को बनाया। वह स्वयं छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक बने। अब कलचुरी वंश के दो अलग अलग भाग थे। पहला मध्य प्रदेश क्षेत्र, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी, और दूसरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र, जिसकी राजधानी तुमान थी। तुमान में कलिंगराज ने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज तक मौजूद है। इसी समय मुस्लिम शासक महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी की किताब तहकीक-ए-हिंद में कलिंगराज के शासन का उल्लेख है। 1045 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम राजा बने। 5 साल तुमान में शासन करने के बाद 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना किया। वह रतनपुर को छत्तीसगढ़ कलचुरियों की नई राजधानी बनाया। इन्होंने तुमान में बंकेश्वर शिव मंदिर, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर व रतनपुर में महामाया देवी मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में रतनपुर की वैभव को देखकर इसे कुबेरपुर भी कहा जाता था। 1065 ईस्वी में पृथ्वीदेव प्रथम राजा बने। इसे सकल कोसलाधिपति भी कहा जाता है। अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि यहाँ 21,000 गांवों का स्वामी था।
पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़ की पहाड़ी में किले का निर्माण करवाया, जो राजस्थान के चित्तौड़ किले के समान है। इसलिए लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है। इसके 3 दरवाजे मेनका सिंह व हुंकारा बेहद प्रसिद्ध है। 1095 ईस्वी जाचलदेव प्रथम राजा बने। इसे गजसार्दुल भी कहा जाता है। इन्होंने जाचल नगरी का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर भी कहा जाता है। जांजगीर में जाचलदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, परंतु अधूरा निर्माण के कारण इसे स्थानीय लोग नकटा मंदिर भी कहते हैं। जाचलदेव प्रथम ने त्रिपुरी में मौजूद कलचुरियों को टैक्स देना बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण ने जाचलदेव प्रथम के पुत्र रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गयाकर्ण हार गया। इसी समय उड़ीसा के गंगवंशीय राजा अनंतवर्मन चूड़गंग भी रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भी रत्नदेव द्वितीय विजयी हुए। 1135 ईस्वी में पृथ्वीदेव द्वितीय राजा बने। इसके सामंत जगतपाल ने राजिम के राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अन्य सामंत ब्रह्मदेव ने बलौदा बाजार में धुरजेटी महादेव मंदिर व संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में गज किले का भी निर्माण करवाया व भाई अकालदेव ने अकलतरस शहर बसाया, जो वर्तमान में जांजगीर चांपा में मौजूद है। 1166 ईस्वी में जाचलदेव द्वितीय राजा बने। इसी के समय त्रिपुरी नरेश जयसिंह ने रत्नपुर में आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में रत्नदेव द्वितीय राजा बने। इसके सामंत गंगाधर राव ने रतनपुर की पहाड़ी में लखनी देवी का मंदिर बनवाया, जिसे एकवीरा मंदिर भी कहा जाता है। 1198 ईस्वी में प्रतापमल राजा बने। इसके सिक्के कंवर्धा के पचराही व मुंगेली के मतको द्वीप से प्राप्त हुए हैं। इन्होंने 1222 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लगभग 300 सालों तक कलचुरियों की कोई भी जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई। इसी समय को छत्तीसगढ़ का अंधकार युग भी कहा जाता है। अंधकार युग के बाद 1480 में अचानक एक कलचुरी राजा के साक्ष्य प्राप्त होने लगे, जिसका नाम था बहारेंद्र साय। इसकी राजधानी कोरबा के छुरी कोसगई थी। इन्होंने यहाँ छुरी कोसगई का मंदिर बनवाया, जो आज तक मौजूद है। 1544 ईस्वी में कल्याण साय राजा बने। यह मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। कहते हैं कल्याण साय अकबर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहे। कल्याण साय वही राजा थे जिन्होंने टैक्स वसूलने के लिए छत्तीसगढ़ों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। 1685 में तखत सिंह राजा बने। उन्होंने तखतपुर शहर बसाया। यहाँ औरंगजेब के समकालीन थे। इसी के समय मराठा शासक शिवाजी आगरा के जयपुर भवन से भागकर रतनपुर आया था। 1689 में राजसिंह राजा बने। इन्होंने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध कवि गोपाल राय इसी के दरबार में रहा करते थे। कलचुरियों के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह थे। इसी के समय मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर में आक्रमण कर इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। कलचुरियों की एक अन्य शाखा शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में भी शासन करते थे। इसी शाखा के प्रसिद्ध राजा रामचंद्र देव थे, जिसने रायपुर शहर की स्थापना किया था। इन्हीं कलचुरियों के समकालीन छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जिनमें कंवर्धा के फनी नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश व बस्तर के काकतीय वंश प्रमुख है। कंवर्धा के फनी नागवंश के राजा गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में कंवर्धा के चौराग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर नागर शैली में बनी है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। अन्य शासक रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में कंवर्धा के खपरी ग्राम में मड़वा महल व छेरकी महल का निर्माण करवाया। रामचंद्र देव की पत्नी अंबिका देवी ने मड़वा महल में 16 खंभों का मंडप बनवाया।
इसी मड़वा महल में 24 नागराजाओं के नाम का उल्लेख है। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रमुख राजा धारावर्ष थे। इसके सामंत चंद्रदित्य ने बारसूर में चंद्रदित्य सरोवर, चंद्रदित्तेश्वर मंदिर, मामा भांजा मंदिर व गणेश मंदिर का निर्माण करवाया तथा धारावर्ष की पत्नी गुंड महादेवी ने बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया। धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम व कलचूरी नरेश जाजल्य देव प्रथम के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पूरे परिवार सहित कैद कर लिया था। अंतिम शासक हरीश चंद्र को 1324 ईस्वी में अन्नमदेव ने पराजित कर काकतीय वंश की नींव रखी। बस्तर के काकतीय वंश की प्रारंभिक राजधानी मंधोता थी। अन्नमदेव ने तरारा ग्राम में डंकनी संखनी नदी के तट पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य शासक पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ करवाया, जो आज तक बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 1331 में दलपत देव राजा बने। इन्होंने अपनी पत्नी समुद्र देवी के लिए जगदलपुर में दलपत सागर झील का निर्माण करवाया। जिस समय रतनपुर में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया, उसी समय बस्तर में दलपत देव का शासन था। कुछ समय बाद मराठा सेनापति नीलू पंडित ने बस्तर में भी आक्रमण किया। 1778 में दरियाव देव के समय कोटपाड़ की संधि हुई, जिसके तहत बस्तर रियासत को मराठा साम्राज्य में मिला दिया गया। 1795 में यूरोपीय यात्री जेटी ब्लंट के बस्तर आगमन पर भोपालपट्टनम में भयंकर विद्रोह हुआ। सन 1800 में महिपाल देव राजा बने। इसी के समय जमींदार गेंद सिंह के द्वारा प्रसिद्ध परलकोट विद्रोह हुआ था। 1891 में रुद्र प्रताप देव राजा बने। इसने जगदलपुर में चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है। रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों ने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की थी। सन 1921 में रुद्र प्रताप देव की पुत्री प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका बनी। काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीण चंद भंजदेव ने 1948 में बस्तर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। यहाँ एकमात्र ऐसा वंश है जिसकी पीढ़ी आज भी जीवित है। सन 1741 मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर में आक्रमण कर इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। अब यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अधीन था। सन 1758 में बिम्बाजीराव भोसले प्रथम मराठा शासक बनकर रतनपुर आया। इन्होंने जमींदारों के द्वारा टैक्स वसूला व राजनांदगांव व खुज्जी को नई जमींदारी क्षेत्र घोषित किया। बिम्बाजीराव भोसले ने रतनपुर में भव्य राम मंदिर, एक मस्जिद व एक न्यायालय का निर्माण करवाया। बिम्बाजीराव भोसले की 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई व आनंदीबाई। बिम्बाजीराव भोसले की मृत्यु के पश्चात उमाबाई सती हो गई थी। इसकी जानकारी हमें रतनपुर के सती चौरा से मिलती है। सन 1787 में चिमनाजी भोसले राजा बने। इन्होंने सिरपुर में मौजूद गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सन 1788 में व्यंकोजी भोसले राजा बने। इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सूबा घोषित कर स्वयं नागपुर से शासन करने लगे और महिपतराव दिनकर को प्रथम सूबेदार बनाकर रतनपुर भेजा। महिपतराव दिनकर वही व्यक्ति थे जिन्होंने रायपुर में बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया था। विठ्ठलराव दिनकर सन 1790 में सूबेदार बने। इसी के समय सन 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट ने बस्तर की यात्रा की थी, जिसे रोकने के लिए भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। केशव गोविंद सन 1797 में सूबेदार बने। इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलबुक्रे ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। पिंडारी, जिसे लुटेरों का समूह भी कहा जाता था, छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा मरवाही में केशव गोविंद के शासनकाल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ। ये लोग कीमती वस्तुओं को लूटकर पहाड़ों व जंगलों में छुप जाते थे। अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर थे। इसी के समय नागपुर के मराठा शासक अप्पा साहब व ब्रिटिश अधिकारी जेनकिंस के मध्य 27 नवंबर सन 1817 को सीताबाड़ी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके बाद जेनकिंस ने सूबा शासन को समाप्त कर इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया व छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए अधीक्षकों की नियुक्ति की। इस तरह कैप्टन एडमंड को प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बनाकर
सन 1818 में रतनपुर भेजा। कुछ महीने बाद ही कैप्टन एगेन्यू को द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक बनाया गया। कैप्टन एगेन्यू वही व्यक्ति थे जिसने पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। इसी के समय बेमेतरा के नवागढ़ में महारासिया का विद्रोह, रायपुर में सावंत भारती मामला व धमधा का विद्रोह हुआ था। 1829 में रघुजी तृतीय राजा बने। इसके बाद पुनः यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अधीन हो गया, जिसे पुनः 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया व चार्ल्स से इलियट को प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजा। सन 1856 छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण लोग भूख से मरने लगे। सोना खान के जमींदार वीरनारायण सिंह ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। इसलिए 10 दिसंबर सन 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीरनारायण सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस घटना से प्रभावित होकर हनुमान सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। इस कारण हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 2 नवंबर सन 1861 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से, उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से व छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, जिनका संभागीय मुख्यालय रायपुर था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिस कारण बंगाल प्रांत के 5 रियासत छत्तीसगढ़ में व छत्तीसगढ़ के 5 रियासत बंगाल प्रांत में शामिल हो गए। दरअसल हम जो वर्तमान मानचित्र देखते हैं वो 1905 में ही तैयार किया गया था। अब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। सन 1900 में माधवराव सप्रे ने पिंडरा में छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी ने राजनांदगांव में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने व राष्ट्रीय एकजुटता के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना की थी। 1919 में रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, जिसका विरोध छत्तीसगढ़ के कोने कोने में देखने को मिला। रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी समय विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में राजिम किसान सभा की स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुई एक महत्वपूर्ण घटना जिसे आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। सन 1920 में कंडेल ग्राम के किसानों के ऊपर रुद्री डैम के पानी को चोरी करने का आरोप लगाकर अंग्रेजों के द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया। इसके विरोध में सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव व नारायण राव मेघावाले ने कंडेल नहर सत्याग्रह चलाया। यह वही सत्याग्रह है जिसमें शामिल होने महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। राजनांदगांव की बीएनसी मिल में छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में सन 1920 में हुआ। यह आंदोलन लगभग 36 दिनों तक चला। यह वही आंदोलन है जिसमें शामिल होने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष वीवी गिरी भी आए थे। इसी समय संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सन 1924 में एक क्रांतिकारी घटना देखने को मिली। रायपुर के कचहरी में शेख मुंतजिमुद्दीन ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिक पोत दिया था, जो एक बड़ी बात थी। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने में छत्तीसगढ़ के 5 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण इस लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन का 5 पांडव भी कहा जाता है। इनमें युधिष्ठिर, वामन राव लाखे, भीम महंत लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव शिवदास डागा को कहा जाता है। इसी समय बिलासपुर में वासुदेवरस ने वानर सेना का गठन किया। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चलाया गया। इस समय छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को चलाने के लिए 8 डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई थी। इसी समय रायपुर में बलीराम कश्यप ने वानर सेना का गठन किया था। सन 1940 में अनेकों जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिला। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता, बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी व धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। संविधान सभा का गठन करने सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था,
परंतु कुछ कारणों से यह मिशन जो है असफल रहा। इस कारण 8 अगस्त सन 1942 को कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसी समय रायपुर में डायनामाइट कांड हुआ। इस घटना में रायपुर सेंट्रल जेल की दीवारों को डायनामाइट से उड़ाकर राजनेताओं को छुड़ाया गया था। 28 अगस्त सन 1942 को रघुनंदन सिंगरौल ने दुर्ग की कचहरी व दुर्ग के नगर पालिका भवन में आग लगा दिया था। यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। सन 1946 में मध्य प्रांत का विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री व द्वारिका प्रसाद मिश्र को गृह मंत्री बनाया गया। 9 अगस्त सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठी गई थी और फाइनली 15 अगस्त सन 1947 को भारतीय भूमि अंग्रेजों से मुक्त हो गई। अनेक क्रांतिकारियों के खून से सिंची यह भारतीय उपमहाद्वीप अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। उम्मीद करते हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित यह पूरी सीरीज आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। हिस्ट्री से संबंधित और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।